हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई सबका? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। आप लोग सब लगवा लें अटेंडेंस। ये मैंने अभी ऑन किया है, वरना फिर वो लॉस हो जाएगा आप सबका। रिकॉर्डिंग जैसे भी रह गई थी ऑन करना। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि रिवीजन की। तो हमने रिवीजन में देखा था कि डीसी जनरेटर्स की 5 टाइप्स हैं, जिसकी पहली टाइप सेपरेटली एक्साइटेड हम देख रहे हैं, और इसका हम सर्किट देख चुके हैं। दोबारा देख लें। ये सर्किट, ये इसमें मैंने बताई थी बात कि इसमें कंस्ट्रक्शन वाइज सिर्फ इस सप्लाई का चेंज आ रहा है। मोटर में हमारे पास करंट चूंकि इनसाइड होता है, तो प्लस साइन यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो इसको इसकी रिपल्जन शो कर सके। और जनरेटर में चूंकि करंट आउटसाइड होता है, तो प्लस साइन हमने यहाँ बना दिया ताकि वो इसको रिपेल करे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप है। क्योंकि ब्रुश है ना, अब ब्रुश में करंट राइट टू लेफ्ट आए या लेफ्ट टू राइट आए, उसका काम सिर्फ ड्रॉप करना है, जस्ट लाइक अ रेसिस्टर। ओके। फिर हमने कहा कि पहली टाइप हम शुरू करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें आपने क्या दिखाया कि फील्ड को हमने अलग से एक सप्लाई देकर एक्साइट किया है, तो ये फील्ड को एनर्जाइज करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, और ये हमने इसको प्राइम मूवर से घुमाया है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर आई है, और ये करंट फ्लो हुआ और वीटी अपेयर हुआ, तो इन दोनों प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगी आउटपुट में। दिस इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आगे चलिए। ये इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। इसमें क्या दिखाया कि भाई ये वीटी है, ये ईए है। ईए है वो इंटरनल ईएमएफ असल जनरेट हो रहा है। तो जब कोई लोड नहीं है तो ईए ही है, लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केवीएल इक्वेशन। इसमें आपको पता चल रहा है कि ईए सॉरी वीटी किसके बराबर है? ईए माइनस आई आर है। जब आई ए जीरो था तो दोनों बराबर इस पॉइंट पर, और जब आई ए जैसे जैसे बढ़ने लगा तो वीटी आपका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और कितना डाउन हो रहा है ये डिपेंड करता है इस आई आर ए ड्रॉप पर। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये आइडियल रिस्पॉन्स है। आइडियल रिस्पॉन्स क्या कह रहा है कि जो नो लोड पे टर्मिनल पोटेंशियल है वो विदाउट चेंज फुल लोड पे भी है। तो ये आइडियल कब हो सकता है? ये आइडियल जब हो सकता है कि जब आपके इस सर्किट में जो आर्मेचर की वाइंडिंग आपने की है, वो आर्मेचर की वाइंडिंग आइडियल हो जाए। उस आर्मेचर की वाइंडिंग की तमाम रेसिस्टेंस जीरो हो जाए, जो कि रेजिस्टेंस ये शो हो रही है। अगर ये चीज़ जीरो हो जाए, यानी आइडियल तार, जाहिर है वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर परफेक्ट कंडक्टर हो, ये रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो हमारे पास ऑब्वियसली फिर ये पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर ए जीरो है। जीरो से मल्टीप्लाई करके ये पार्ट जीरो कर देगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये ड्रॉप ही नहीं होगा। तो ये आइडियल लाइन है, मगर रियल में हमारे पास ये डाउन होगा। तो यानी जो आपकी रेगुलेशन है वो 0% नहीं होगी, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही होगी। इसके बाद अगर हम इसी के अंदर हम एक चीज़ देखें कि आर्मेचर रिएक्शन को अगर इंक्लूड कर लें, तो ये बात मैंने वहाँ पर भी समझाई थी जब ये पढ़ा रहा था कि देखें आर्मेचर रिएक्शन जब आते हैं तो क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स, ये वाला जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स था ये एज इट इज़ रहेगा? तो कॉमन सेंस से अभी हम सोच रहे हैं, तो बंदा ये कहेगा यार एज इट इज़ रहेगा, इसका मतलब तो आर्मेचर रिएक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकती बात। इफेक्ट तो होता है आर्मेचर रिएक्शन का, क्योंकि वो फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट आता है, तो फ्लक्स वीकन होगा। जैसे कि ये जाहिर है ईए पे फर्क पड़ेगा, ईए पे पड़ेगा तो वीटी पे पड़ेगा। इट मीन से कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी लॉजिकल बात फिर क्या हो सकता है, या तो ग्राफ ऊपर को चला जाएगा या ये ग्राफ नीचे को चला जाएगा। यही दो बात हो सकती है, या तो यही रहेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यही तो रह नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट तो है। चलें, दूसरी बात हम सोचते हैं ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये कि हम आइडियल के करीब जा रहे हैं। आइडियल ये है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो आइडियल के करीब जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेचर रिएक्शंस आकर उन्होंने रिस्पॉन्स को बेहतर बना दिया। इट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन तो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स बेहतर बना रहे हैं। ये भी लॉजिकली इनकरेक्ट बात है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो एक लॉस होता है, वो तो हमेशा बुराई पैदा करता है। तो वो कैसे डिजायरेबल हो सकता है? तो इट मीन्स कि ये वाला रिस्पॉन्स अगर आर्मेचर रिएक्शन चेंज करेगा तो वो नीचे तो जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। तो ये कॉमन सेंस से हमने सोचा कि ये लाइन मजीद नीचे चली जाएगी, जस्ट लाइक दिस।
और अब मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर लें तो मैथमेटिकली आपके सामने प्रूफ मौजूद है, ये रहा कि भाई आर्मेचर रिएक्शन आएगा तो वो फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट लाएगा। फ्लक्स वीकन की वजह से E इक्वल्स टू के फाई ओमेगा में फाई गिर जाएगा, फाई गिरेगा तो E गिरेगा। इस इक्वेशन में अगर E गिर जाए तो आई आर ए ड्रॉप तो उसी से माइनस हो रहा है, तो VT मजीद गिर जाएगा। ये इसलिए आपको क्वेश्चन दिखाई थी आर्मेचर रिएक्शन के साथ मजीद ड्रॉप आ रहा है। इसके बाद हमने कंट्रोल देखा था। कंट्रोल में हमने कहा था कि हमारे पास जनरेटर में नॉर्मली दो ही तरीके हैं कंट्रोल के, या तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दीजिए या इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। सॉरी ये तो बढ़ाना ही है, इसके अंदर दो हैं, ये तो बढ़ेगा क्योंकि ये माइनस आई आ रहे है, आई आ रहे को आप छेड़ सकते हैं, आर ए को यानी छेड़ कर, मगर वो एफिशिएंट वे नहीं है। तो एफिशिएंट वे दो ही हैं, ई ए को आप चेंज करें। ई ए को चेंज करने के दो तरीके हमारे पास, के फाई ओमेगा, के तो कांस्टेंट है तो बच गए फाई ओमेगा, ओमेगा को बढ़ाएं या कम करें, ये कम या ज़्यादा होगा। मगर ये मेथड इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास प्राइम मूवर की स्पीड ऑफ रोटेशन को चेंज करने का इतना कोई अच्छा तरीका नहीं है, और ना ही हमारे पास इतनी बड़ी रेंज होती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकें। तो ये मैकेनिकल, इसमें मूवमेंट का भी प्रॉब्लम आती है बात। तो ये मेथड इस्तेमाल होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं। दूसरा मेथड है फाई। फाई प्योर इलेक्ट्रिकल चीज़ है क्योंकि ओमेगा में तो मैकेनिकल चीज़ आ रही है, फाई प्योर इलेक्ट्रिकल चीज़ है। तो फाई को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एफ, ये जो हमने डायग्राम में देखा था, ये आर एफ को जो हमने वेरिएबल बनाया भाई इसी काम के लिए बनाया है। तो इस आर एफ को अगर हम वेरी करेंगे तो फील्ड करंट वेरी करेगा। देखें, आर एफ इज डिक्रीज और इंक्रीज, कुछ भी करें आप, यानी वेरी करेंगे तो फील्ड करंट वेरी करेगा। कैसे करेगा, आर एफ और आई एफ का डायरेक्टली ताल्लुक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ताल्लुक तो डायरेक्टली कहलाता है ना, चाहे डायरेक्टली हो या इन्वर्सली हो, क्योंकि रिलेशनशिप एज इट इज है कि इसमें 1 यूनिट का चेंज इसमें 1 यूनिट का चेंज लाएगा। तो आर एफ को आपने 1 यूनिट कम किया, ये 1 यूनिट बढ़ गया, therefore the flux in the machine increases। IF बढ़ेगा, IF के बढ़ने से MMF बढ़ती है। अब MMF का क्या फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू NI, FF इक्वल्स टू NFIF। तो अब अगर 1 यूनिट IF बढ़ेगा तो ये भी डायरेक्टली ताल्लुक है, MMF भी 1 यूनिट बढ़ेगी, तो ये तो डायरेक्टली ताल्लुक है। मगर जैसी MMF बढ़ेगी तो हमने ग्राफ पढ़ा था फ्लक्स वर्सेस MMF, जो हमने पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में पढ़ा था अपने सेमेस्टर स्टार्टिंग के मैग्नेटाइजेशन कर्व के नाम से। तो हमने क्या देखा था कि एमएमएफ और वर्सेस फ्लक्स का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं है। स्टार्टिंग में लीनियर है मगर आगे जाके सैचुरेट कर जाता है और नॉन लीनियर हो जाता है। तो और हम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो जाहिर है एच कर्व पे कर रहे हैं, काफी ऊपर कर रहे हैं, तो नॉन लीनियर रीजन के आसपास ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट आरएफ कम होने से 1 यूनिट आईएफ बढ़ा है, 1 यूनिट आईएफ बढ़ने से 1 यूनिट एमएमएफ बढ़ी है, मगर 1 यूनिट एमएमएफ बढ़ने से 1 यूनिट फ्लक्स बढ़े, इट इज नॉट कंपलसरी क्योंकि वहां ये लीनियर नहीं है। तो इसके अलावा एमएमएफ बढ़ने से फ्लक्स कितनी बढ़ी, इसको जानने के लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम काम ग्राफ से करते हैं, और यहाँ पर हम ग्राफ डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं बजाय इसके कि हम फ्लक्स वर्सेस एमएमएफ इस्तेमाल करें और पहले हम ये करें फिर एमएमएफ निकालें फिर उससे फ्लक्स निकालें फिर उससे ईए की तरफ जाएं। हमने डायरेक्टली ईए वर्सेस आईएफ का ग्राफ बना लिया था जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से आपका जो चेंज आया आईएफ का चेंज डायरेक्टली ग्राफ पे देखें और उसके डायरेक्टली आपको ईए मिल जाएगी। और ईए मिलने के बाद यानी कि फ्लक्स का चक्कर बीच में से स्किप हो गया, ईए मिलने के बाद आपका वीटी आपको पता चल जाएगा। ये दो कंट्रोल मेथड है और ये मैंने डिटेल से इसलिए करवाया कि यही दो सब मोटर्स में इस्तेमाल सब जनरेटर्स में इस्तेमाल हो गए। हमने वैसे पहले भी किए हैं ये वही बात कह रहे हैं नॉन लीनियर एनालिसिस जो मैंने अभी बात बताई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राफ, और ग्राफ के लिए ये चीज निकालनी पड़ेगी, एफ नेट बराबर होगा एन एफ आई एफ माइनस अगर आर्मेचर रिएक्शन है तो नेट करंट क्या होगा, आई एफ स्टैटिक इक्वल्स टू आई एफ माइनस एफ ए आर अपॉन एन एफ। ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं मोटर में, वही चीज जनरेटर में कि नेट एम एम एफ निकालना है। तो ये फील्ड एम एम एफ है, एन एफ आई एफ, तो नेट एम एम एफ को रिप्रेजेंट हम एन एफ आई एफ स्टैटिक से करते हैं। तो आई एन एफ को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाऊँ तो वो एन एफ से एन एफ कट गया और इसके नीचे एन एफ आ गया, तो ये क्वेश्चन आपकी डेवलप हो गई। ये है वो करंट जो हम ग्राफ पे देखेंगे अगर आर्मेचर रिएक्शन है तो, और अगर नहीं है, जीरो है, तो फिर तो ये दोनों करंट बराबर ही होगा, तो कोई भी देख लो आप, एक ही बात है। ये न्यूमेरिकल था, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया था। इसके बाद हमने शंट डीसी जनरेटर स्टार्ट किया था, और शंट में हमने कहा था कि देखो वो जो सेपरेटली एक्साइट कर रहे थे हम फील्ड को, वो हमने पैरेलल में यहीं पे लगा दी, इसी को हम शंट कहते हैं, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल दे दिया। तो इससे क्या हुआ,
इससे ये हुआ कि तमाम चीजें डिपेंड इसी पोटेंशियल पे कर रही हैं, या यूं कह लो कि यहाँ पर कोई सप्लाई लगी हुई नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा था सबसे मुश्किल सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जनरेटर स्टार्ट कैसे होगा। आप कहेंगे क्यों सर, स्टार्ट होने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, स्टार्ट आप जब करेंगे तो आपको ईए सबसे पहले चाहिए। ईए आएगा तो वीटी आएगा, क्योंकि ईए असल ईएमएफ है। देखिए ना, ये क्वेश्चन भी बता रही है कि वीटी बराबर है ईए माइनस आईए, तो असल चीज ईए है, और ईए होगा तो आईए भी आएगा लोड लगने के बाद। ईए कैसे आता है? के फाई ओमेगा। तो आप कहेंगे के फाई ओमेगा है तो ओमेगा तो हम खुद से दे रहे हैं, खुद से प्राइम ओवर से घुमा रहे हैं। तो अगर मैं हाथ में पकड़ के भी इसका हैंडल अगर मैं घुमाना शुरू कर दूं तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। के तो कांस्टेंट रह गया, फाई फाई मिल गया, काम हमारा पूरा। आप कहेंगे सर फाई कैसे मिलता है? मैं कहूंगा फाई मिलता है इस सर्किट से। आप कहेंगे सर सही है, फिर ये लगा हुआ इसलिए कि फायदे, तो फाई कैसे मिलेगा कि यहाँ पर अगर एमएमएफ आएगी, और एमएमएफ कैसे आएगी? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो मौजूद है, करंट ये है, ये करंट जैसी आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एन, यानी एन आई, एमएमएफ आ गई तो फ्लक्स आ गया, तो काम हमारा पूरा। मगर ये करंट कौन दे रहा था? ये दे रहा था, ये रहा वीटी ओवर आर एफ। तो टर्मिनल वोल्टेज तो है ही नहीं। हमने ये तो कहा था टर्मिनल वोल्टेज तो जब आएगा जब ये होगा। तो मैंने कहा था ये ऐसे ही सवाल हो गया जैसे हम कहते हैं ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। तो अब पहले का मसला आ गया, क्योंकि वीटी तो वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि अभी ईए नहीं है, ईए जीरो है। तब ईए जीरो है तो वीटी जीरो है, तो वीटी जीरो है तो यहाँ पर करंट जीरो है, करंट जीरो है तो एमएमएफ जीरो है, एमएमएफ जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, और फ्लक्स जीरो है तो ईए जीरो है। मींस दैट सारी चीजें जीरो हो गई। फिर ये स्टार्ट कैसे होगा? ये प्रॉब्लम हमने ये यहाँ पर देखा था कि स्टार्ट कैसे होगा। तो इसका हल मैंने ये बताया था कि एक्चुअली परफॉर्मेंस ये होती है कि जब आप किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं, किसी भी कोर को, जैसे इसकी कोर को आप जब मैग्नेटाइज करेंगे वंस, तो जब मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी, जनरेटर बंद हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाती है। ये चीज हमने देखी थी हिस्टेरेसिस कर्व में। अगर आपको हिस्टेरेसिस कर्व याद हो, मैंने करवाया था आपको कि जब यहाँ से हमारे पास मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होती है तो पहले लीनियर होता है, फिर नॉन लीनियर जाता है। लेकिन जब हम इसको वापस करंट को जीरो पे लाते हैं तो ये चीज रिट्रेस सेम पाथ नहीं करती, बल्कि एक अलग पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर टकराती है। तो ये जो चीज थी इसको रेजिडुअल फ्लक्स कहते थे, ये जो रह गया। और फिर ये दूसरे साइकिल में थोड़ी सी एनर्जी लगती थी, ये चीज को कोएर्सिव एमएमएफ कहते थे, और ये इस तरह से आपका हिस्टेरेसिस कर्व बनता था, याद अगर आपको। तो ये जो थोड़ा सा रह जाता है इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल फ्लक्स। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स मौजूद होगा इसमें, ये हम मतलब एक हमारी खुशफहमी है, हमारा एक गुमान है, हमारे एक यानी आइडिया है। तो रेजिडुअल फ्लक्स अगर थोड़ा सा भी है तो के थोड़ा सा रेजिडुअल फ्लक्स, और जैसे हम घुमाएंगे ओमेगा तो हमारे पास ई आ जाएगा थोड़ा सा। मगर थोड़ा सा ई भी थोड़ा सा वीटी ले आएगा। वो थोड़ा सा वीटी अगर अभी फिलहाल लोड नहीं लगाया हुआ आपने तो दोनों बराबर है, तो वो थोड़ा सा वीटी थोड़ा सा करंट लाएगा, थोड़ा सा करंट थोड़ा सा एमएमएफ लेकर आएगा, तो रेजिडुअल प्लस उस एमएमएफ का फ्लक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं वोल्टेज बिल्डअप। तो इसका तो फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे फ्लक्स बढ़ेगा ईए बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा तो वीटी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फिर से यानी ये प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये ग्राफ हमने दिखाया है, ये बढ़ते 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 थोड़ी देर के बाद मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज परफॉर्म होती है शंट जनरेटर में, और ये आगे आपको तमाम जनरेटर्स में ये चीज मिलेगी। अब यहाँ पर किसी बच्चे के जहन में सवाल पैदा हो सकता है, सर रेजिडुअल फ्लक्स अगर ना हो या फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम तो जाहिर है किसी कहीं से आप जब परचेस करके लाएंगे तो वो इसको बिल्डअप करके देंगे। लेकिन चले ऐसे बात करते हैं कि किसी जनरेटर को रखे हुए बहुत अरसा हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई, इसका सारा रेजिडुअल फ्लक्स खत्म हो चुका है, जीरो, तो फिर जाहिर स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हल ये बताया हुआ है कि दो प्रॉब्लम्स हैं कि देयर में भी नो रेजिडुअल फ्लक्स, रेजिडुअल फ्लक्स ही मौजूद ना हो सिरे से, तो आप क्या करेंगे? यानी तो फिर तो वो जनरेटर स्टार्ट ही नहीं होगा। दूसरा एक मसला और भी हो सकता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द जनरेटर मे हैव रिवर्स्ड। यानी कि अभी हमने एज्यूम क्या किया था कि थोड़ा सा रेजिडुअल था, वो घूमा, तो उससे क्या हुआ? ईए जनरेट हुआ, उसने आईएफ लाया, फ्लक्स एमएफ आया, फ्लक्स आया, वो फ्लक्स और रेजिडुअल फ्लक्स दोनों ऐड हुए और वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। तो ये मैंने एज्यूम किया हुआ है कि सारी डायरेक्शंस एक ही, यानी जो रिक्वायर्ड डायरेक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर उल्टा हो गया हो कि मिसाल के तौर पे आपने जब थोड़े से रेजिडुअल फ्लक्स से थोड़ा सा जनरेट हुआ, उससे थोड़ा सा वीटी आया, थोड़ा सा करंट आया, थोड़ा सा एमएमएफ आया, उससे थोड़ी सी फ्लक्स आई,
वो फ्लक्स उस रेजिडुअल फ्लक्स में ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दे उसको, वो डायरेक्शन उल्टी हो, तो बजाय इसके कि वोल्टेज बिल्डअप हो, वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा और फिर से खत्म हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम रेजुअली ना हो, दूसरा रेजुअल तो था मगर डायरेक्शन उल्टी कर दी थी, तो उसने रेजुअल को खत्म कर दिया। तो दोनों केसेस में आपका जनरेटर नहीं चल सकेगा। तो इसका हल हमने क्या बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल पहले का कि रेजिडुअल फ्लक्स ही मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रोसेस करेंगे, प्रोसीजर जिसका नाम है फ्लैशिंग द फील्ड। ये मैंने कहा था नाम इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगी बात। फ्लैशिंग द फील्ड किस तरह से करेंगे कि आप ये कहेंगे कि यार चूंकि फ्लक्स ही खत्म हो गया, तो आप उसको डिस्कनेक्ट करें जनरेटर को, कि फील्ड वाइंडिंग को, और उसको किसी सेपरेट अलग एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर देंगे, एक्सटर्नल डीसी सोर्स बैटरी के साथ लगाकर। आप जब उसको चार्ज करेंगे तो उसमें करंट आएगा, एमएमएफ आ जाएगी, फ्लक्स आ जाएगा। थोड़ी देर तक चार्ज करें, फिर आप उसको बंद कर दें। जब आप बंद करेंगे करंट जीरो हो जाएगा, एमएमएफ जीरो हो जाएगी, फ्लक्स लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा रह जाता है रेजिडुअल फ्लक्स उसके कोर में। तो फिर जैसे ही आप वो निकाल के जब आप वापस जनरेटर में लगाएंगे, तो रेजिडुअल फ्लक्स आपके पास मौजूद होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप फिर से वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। और अगर ये केस होगा तो इसमें जाहिर सी बात है, आप सबसे पहला काम तो ये करें कि डायरेक्शन जो उल्टी लगाई है, इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर उलट गई तो आप उसको सही सीधा कर दें, या फील्ड को उल्टा कर दें। भाई अगर वो डायरेक्शन नहीं बदलनी तो फील्ड उल्टी कर दें, या फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में चार्ज कर लें। और अगर इन सबसे पहले ही ये काम इसने इसको इसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया हो यानी उल्टा घूमते घूमते जीरो पर आ गया हो, तो फिर जाहिर आपको दोबारा से फ्लैशिंग द फील्ड करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी शंट डीसी जनरेटर की। इसमें हमने क्या देखा था, यहीं से देख लेते हैं जल्दी से, कि ये क्या है आइडियल केस, कि जिसमें नो लोड और फुल लोड पर वीटी कांस्टेंट। ये वाला सेपरेट एक्साइटेड का केस है कि नहीं भाई, आई आर का ड्रॉप आएगा, क्योंकि आर इज जीरो आइडियल होता है, रियल में नहीं होता। तीसरी चीज हमने क्या थी देखी थी, आर्मेचर रिएक्शंस। मगर शंट में अभी आर्मेचर रिएक्शंस आए नहीं है, फिर भी हमारी ये चीज डाउन जाएगी। ये क्या चीज लिखी है, फील्ड वीकनिंग इफेक्ट। ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से नहीं है, आर्मेचर रिएक्शन अगर आएंगे तो ये मजीद नीचे जाएगी। ये क्यों हो रही है, आइए देख लेते हैं। इस सर्किट की वजह से सेपरेटली एक्साइटमेंट तो फील्ड वाइंडिंग अलग से दी हुई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं। मगर यहां देखें कि ये आपके पास इक्वेशन है, इस वीटी पे डिपेंड कर रहा है आईएफ, और आईएफ पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, और फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है ईए, और ईए पे डिपेंड कर रहा है ये वीटी दोबारा से। ये असल में एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस है। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपने लोड बढ़ाया, आईआरए का ड्रॉप बढ़ा, तो वीटी डाउन होता चला गया। मगर जैसे जैसे वीटी डाउन हो रहा है, तो सिर्फ वीटी डाउन नहीं हो रहा, बल्कि वो वीटी इस फील्ड करंट को भी डाउन कर रहा है। सेपरेटली एक्साइटेड तो फील्ड करंट अलग से था, कांस्टेंट, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं था। मगर यहाँ पर वीटी के कम होने से आईएफ कम होगा, और आईएफ कम होने से आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटाइजेशन कर्व, आईएफ कम होने से ईए कम होगा। और अगर लॉजिकल सोच रहे हैं तो आप यूं सोचें कि आईएफ कम होने से कौन कम होगा, एमएमएफ, और एमएमएफ कम होने से कौन कम होगा, फ्लक्स, और फ्लक्स कम होने से कौन कम होगा, ईए। ये है लॉजिकल सोच। और जो हमने ग्राफ डेवलप किया वो डायरेक्ट कर लिया कि आईएफ के कम होने से ईए कम हो जाएगा। तो ईए कम होते ही वीटी को मजीद गिरा देगा। ये देखें, ये चीज यही बता रहा है कि जैसे जैसे आई आर ड्रॉप बढ़ रहा है, ये मजीद गिरता चला जा रहा है, और जैसे आगे जाएंगे इसका इफेक्ट डोमिनेट होता, ये मजीद गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ लोड रेगुलेशन इसकी बेहतर नहीं होंगी, इस सेपरेटली एक्साइटेड की लोड रेगुलेशन काफी ज्यादा बेहतर होंगी, ये लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस जनरेटर इज वर्स देन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन इतनी बेहतर नहीं होगी। कंट्रोल, वही दो मेथड्स, वही सारी बातें जो हमने वहां की थी। अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं, ये खत्म होगी तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट हमने सीरीज डीसी जनरेटर पढ़ी थी, यहाँ तक हमने काम कर लिया था सीरीज तक। आज हमें इससे आगे स्टार्ट करना है, तो ये सब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सीरीज डीसी जनरेटर क्या था कि जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग सीरीज में ही आर्मेचर वाइंडिंग पे लग जाए, और ये आपकी केवीएल की इक्वेशन है, ये लिखी हुई। हाँ, इसमें तमाम करंट बराबर हैं, तो कोई भी करंट का नाम आप ले लें, आर्मेचर, सीरीज करंट या लाइन करंट, सारे के सारे क्या है, इक्वल, क्योंकि सीरीज एक जनरेटर है। अब इसमें हम जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, कि टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कैसी होंगी। कि मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ अ डीसी जनरेटर लुक्स वेरी मच लाइक द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ एनी अदर जनरेटर। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल बात है कि, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एट नो लोड, देखें पीछे आए,
यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एट नो लोड, कोई लोड नहीं तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज मौजूद है, वो ईए के बराबर है। मगर यहाँ पर अगर लोड ही नहीं लगाएंगे आप तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा ना, यहाँ पर करंट ही मौजूद नहीं है। तो अगर लोड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे करंट क्या है, जीरो। करंट का जीरो होने का मतलब फील्ड पर एमएमएफ जीरो है, और उसका दूसरा मतलब क्या होता है, फ्लक्स जीरो है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास मौजूद ही नहीं होगा, और अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, जो कि रेसिडुअल की वजह से होता है, क्योंकि ई इक्वल्स टू के फाई ओमेगा। एक्चुअल फाई तो जीरो है, लेकिन रेसिडुअल फ्लक्स हमारा यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो लेकिन जैसे ही आप लोड लगाएंगे, करंट डेवलप होगा। तो करंट डेवलप होते ही हमारे पास दो इफेक्ट होंगे। नंबर वन, ये ड्रॉप बढ़ेगा। नंबर टू, करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि ये करंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एनएफ में आईएफ बढ़ना, और उसने एमएफ बढ़ानी है और उसने फ्लक्स बढ़ाना है। तो फ्लक्स हमारा बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ने से हमारा ईए बढ़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा? चलिए आप जवाब दें। और बड़ी खामोशी चल रही है, मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ, सब चले गए हो? हेलो जी सर। भाई, आप लोग मौजूद हैं जी या सो रहे हैं सब? जाग रहे हो ना भाई? जी सर, सुन रहे। अच्छा, चलो सिबगत, जरा जवाब देना इस बात का। ये सवाल समझ में आया आपकी? ये दोबारा पूछो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। हाँ, तो समझ में आया तो क्या नमस्ते क्या बोल रहे हो? सर, समझ नहीं आया। अच्छा चलो, सवाल किसको समझ में आया है ये बताओ। ये अहमद खान, अहमद खान। सर ये मैं हैरान हूँ, ये भाई का नाम लिखा हुआ है। अरे ये खतरनाक होता है, नाम चेंज किया करो, मैं ऐसे लोगों को निकाल देता हूँ और बाहर। वो नाम चेंज करना भूल गया वो। अच्छा चलो ये भाई का नाम। बताओ, खैर अभी भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ एरर तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? सर आरएस के ऐड होने से आपने पूछा ना क्या इफेक्ट आएगा। अरे नहीं यार, ये थोड़ी पूछा है। मैंने कहा सर है कि आर एस का ऐड नहीं, ये तो एक स्ट्रक्चर है ना, केवीएल इक्वेशन है। इस केवीएल इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो वही मोटर वाली है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि नो लोड पर करंट जीरो था, तो करंट जीरो का मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई। जी सर। और ये भी एक तरह से जीरो है, क्योंकि के फाई ओमेगा, फाई तो जब आएगा ना जब ये करंट आएगा, तो ये भी एक तरह हेलो से जीरो। सर। तो रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से बस ये एग्जिस्ट करता है। मैं कह रहा हूँ अगर लोड लगा दूं तो क्या होगा, अचानक करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट अगर स्टार्ट होगा तो पहली चीज ये होगी कि ये करंट यहाँ पे आएगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जी सर। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी कि करंट आने की वजह से यहाँ पे करंट